स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम 12th क्लास फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। हम पहले चैप्टर को लेके चले हुए हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसमें हमने आज प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा। पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, गॉस थ्योरम को पढ़ा था, जो क्या कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ सिस्टम इज 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज के। अब हम पढ़ेंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस होता क्या है? इट इज इमेजिनरी सरफेस which allow us to apply Gauss theorem on open system or point because it encloses a system। क्या करता है ये? सिस्टम को एनक्लोज कर देता है, मतलब कि क्लोज सिस्टम में बना देता है, जिसके कारण हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सके। क्योंकि गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए सिस्टम क्या होना चाहिए? क्लोज सिस्टम होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं? गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जब भी हमें कोई ओपन सिस्टम मिलेगा, उसमें गॉस थ्योरम लगाने के लिए वी विल कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, और हम वहाँ पे गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकेंगे। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन क्या क्या है? देखिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन है डेरिवेशन ऑफ कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ को डिराइव करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन for a infinite long charged wire। एक इनफाइनाइट लंबी चार्ज वायर के लिए क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे। थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन for uniformly charged sheet। फोर्थ एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन फॉर स्फीयर। स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन। ये एप्लीकेशन है, इनको हम टर्न बाय टर्न देखेंगे क्या है। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन देखेंगे हम डेरिवेशन ऑफ कॉलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो क्या लिख सकते हैं हम? गॉसियस थ्योरम एंड कॉलम्स लॉ। मतलब क्या है कि गॉसियस थ्योरम से हम किसको डेराइव करेंगे? कॉलम्स लॉ को ड्राइव करेंगे। हम ना एक चार्ज ले लेते हैं स्फेरिकल, एक स्फीयर ले लेते हैं जिसकी रेडियस क्या है? आर रेडियस है। इसको हम स्फीयर ले लेते हैं। इस स्फीयर के ऊपर हम क्या करेंगे? एक ds एरिया ले लेते हैं। ये एरिया क्या है? ds एरिया है।
तो ds एरिया का ds एरिया वेक्टर क्या होगा इस डायरेक्शन में, ds एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ स्फीयर क्या होती है, हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ये क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये वाली। तो ds एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, एंगल बनेगा हमारा 0 डिग्री। अब हमें करना क्या है, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम हम डेराइव करेंगे कूलम लॉ को। वी नो दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ सिस्टम, किसी सिस्टम के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्लोज सिस्टम के लिए अगर निकालें तो E डॉट ds ये होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में किया भी था कि टोटल फ्लक्स फॉर अ सिस्टम क्लोज सिस्टम E ds, किसी भी सिस्टम के लिए हम क्लोज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गॉस थ्योरम किस पे अप्लाई करते हैं, क्लोज सिस्टम पे। एंड गॉस थ्योरम states टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज। फ्रॉम 1 and 2 we get integration of closed system EDS is equal to Q by एप्सिलॉन नॉट। यह है हमारा फर्स्ट और सेकंड से। तो अगर मैं E को बाहर ऐसे लिखूं इंटीग्रेशन EDS, डॉट प्रोडक्ट है तो इसको क्या लिख सकते हैं EDS cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E को बाहर ले लेता हूं इंटीग्रेशन से, E थीटा कितना बना हमारा ds और कोस, ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में थीटा कितना बना है 0 डिग्री, तो कोस ऑफ 0 डिग्री Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है कि कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम, E एप्सिलॉन नॉट, ये ds हमारा ds, E एप्सिलॉन नॉट ds, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आई हमारी 1 आई है, तो वो किसके इक्वल होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। अब E, ये ds एरिया छोटा सा एरिया है, ये क्या है छोटा सा एरिया है। अगर मैं टोटल एरिया निकालूँ इस स्फीयर का, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, ये छोटा सा एरिया है, अगर मैं पूरा इंटीग्रेट कर दूं तो पूरा एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर। फुल एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर मैं E निकालूं तो E कितना होगा Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो हमारा फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, हम पहले बता चुके हैं। तो E की जगह अगर मैं फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखूं तो F अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स निकालूं तो वो क्या होगा Q इंटू Q नॉट डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं नेक्स्ट देखूं जो फोर्स होगा वो क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई, अगर एप्सिलॉन नॉट को आगे ले जाऊं एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई r स्क्वायर। ये क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है K के इक्वल होता है K Q नॉट बाई r स्क्वायर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के इक्वल होता है।
और यही हमारा क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ। तो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम डेराइव क्या कर दिया, कूलम्ब्स लॉ को डेराइव कर दिया। यही इसका क्या था, फर्स्ट एप्लीकेशन। अब हम सेकंड एप्लीकेशन करेंगे इसका, जो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर ए इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, एक लॉन्ग वायर है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। एक लंबी वायर है हमारे पास, देखिए वायर क्या होगी, एक ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम नहीं है। तो इस पॉइंट पे यहाँ एक पॉइंट है P, देखो वायर के पास पॉइंट P है, P एक पॉइंट ओपन सिस्टम है, तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक क्लोज सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे हम इस तरीके से, ये पॉइंट P से होता हुआ, ये वाला पॉइंट है जो, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। किस शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस बनाएंगे। जो ये पॉइंट है, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पे कहीं भी इस पॉइंट को लेंगे तो इसकी डिस्टेंस इक्वल रहेगी, जो क्या होती है r। ये हर एक यहाँ ले कहीं पे भी ले तो इसकी डिस्टेंस हर एक पॉइंट से इक्वल रहेगी सेंटर ऑफ दिस सरफेस। और ये वायर क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और लेट अस से दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर, पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है। ओके, तो इसके लिए देखो क्या क्या बनेगा। इस जो गॉसियन सरफेस है, इसके लिए हमारे पास तीन सरफेस बनेगी। एक सरफेस तो ये है, एक सरफेस ये है, और एक सरफेस ये कार्व्ड सरफेस, ये वाला इस तरीके से, जो सिलेंडर के, जैसे कि ये सिलेंडर है तो एक सरफेस तो ये हो गया हमारा, ऐसे अगर दिखाऊं मैं, एक तो ये वाला सरफेस हो गया टोटल, एक सरफेस अपर सरफेस, एक डाउनवर्ड सरफेस। तो इन सरफेस को मान लेता हूं मैं, दिस वन इज S1 सरफेस, दिस इज S2, और ये वाला सरफेस क्या मान लिया हमने, S3 सरफेस। तो हम हर एक सरफेस के लिए अलग अलग से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लेंगे। एज वी नो, देखिए, और यहाँ यहीं से देख लो, यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती होगी, जो क्लोज सरफेस है उससे बाहर की तरफ। यहाँ अगर मैं ds एरिया मानूं तो ds वेक्टर ये होगा, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगी। यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाती मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड मिलेगी। लेकिन ये सरफेस अपर सरफेस है, तो ds वेक्टर हमेशा क्या होता है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से जो ये वाला सरफेस है, यहाँ ds वेक्टर होगा। इसी तरीके से नीचे वाला सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, ds1 वेक्टर होगा, और ये 2 है तो ये ds2 हो गया, और अगर ये 3 है तो ds3 हो गया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वो चलती रहेगी ऐसे ही, ये ds3 वेक्टर हो गया। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और ds में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ थीटा कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ थीटा कितना बना, देखो ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा कितना आया हमारा, 0 डिग्री। अब देखिए, एज वी नो टोटल फ्लक्स क्या होता है, E ds, और वो टोटल फ्लक्स, ये तो हमारा टोटल फ्लक्स का फार्मूला है। बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम क्या आता है, टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं हम।
अब टोटल फ्लक्स अगर निकालना है तो हर एक सरफेस का अलग अलग निकालेंगे। जैसे कि S1 सरफेस के लिए क्या होगा, E ds1। अगर मैं S2 सरफेस के लिए बोलूँ तो ये किसके लिए है, S2 E ds2। S3 के लिए बोलूँ तो E ds3। इनका डॉट प्रोडक्ट है, ये है S3 सरफेस के लिए। अब अगर मैं इनको डॉट वेक्टर फॉर्म से अलग करूं तो S1 के लिए क्या होगा, E ds cos θ1 प्लस S2 के लिए क्या होगा, E ds cos ऑफ θ2, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना तो इसके साथ cos θ लगेगा। S3 क्या होगा, E ds3 cos θ3, ये ds2 होगा, ये ds1 है। अब देखिए θ1 हमारा कितना है, ये θ1 है, मान लो ये 90 डिग्री है, ये θ2 है 90 डिग्री, θ3 क्या है 0 डिग्री। अब θ1 90 डिग्री है और cos 90 डिग्री कितना होता है हमारा, cos 90 डिग्री कितना होता है 0, cos 90 डिग्री 0 होता है, तो ये वाला पूरी टर्म कितनी होगी हमारी 0। θ2 कितना है 90 डिग्री, तो ये वाली टर्म भी पूरी की पूरी 0 हो गई। अब बचा हमारा ओनली सरफेस 3 E ds3 और cos ऑफ θ3 कितना है 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री कितना होता है हमारा 1 होता है। और ये सारा किसके इक्वल है, Q बाई एप्सिलॉन नोट के इक्वल है, Q बाई एप्सिलॉन नोट, Q बाई एप्सिलॉन नोट के। ओके, अब देखिए ये क्या बचा हमारा, E को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ds3 ये 0 cos 0 डिग्री 1 हो गया, इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से E ds कौन सा है, ये वाला, और पूरा इसका ये तो छोटा सा एरिया है ds3, ये वाला एरिया है। अगर मैं पूरा कार्व्ड सरफेस एरिया लूँ, ये वाला, जैसे ये थोड़ा छोटा सा एरिया है और इसको पूरा कार्व्ड सरफेस एरिया लूँ तो 2 पाई आर इंटू इसकी जो लेंथ होगी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ds3 क्या होगा, इंटू में 2 पाई आर इंटू एल और Q बाई एप्सिलॉन नोट, Q बाई एप्सिलॉन नोट। अब देखिए यहाँ से जो लैम्बडा होता है वो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से अगर मैं चार्ज निकालूँ तो वो क्या आएगा, लैम्बडा एल। चार्ज निकालूँ तो क्या आएगा, लैम्बडा एल। तो इसको अगर मैं 1 मान लूँ और इसको 2 मान लूँ तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 से E इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, Q की जगह क्या लिख देंगे हम, लैम्बडा एल, लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ L से L कैंसिल आउट हो जाएगा तो E क्या आएगा, E इंटू 2 पाई आर लैम्बडा बाई एप्सिलॉन नोट। और यहाँ से हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या होगा, लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट, लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट। ये क्या आई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड, लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट। ओके, अब हम इसका थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड एप्लीकेशन देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक
फील्ड फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सीट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सीट के लिए एक सीट दे रखी है। तो सीट भी क्या होता है, एक ओपन सिस्टम ही होता है। एक सीट दे रखी है हमें, सीट मतलब हम एक पेपर A4 पेपर होता है ना, उसको भी देख सकते हैं, वो एक सीट है। लेट अस से पॉजिटिवली चार्ज सीट है, ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। जैसे A4 साइज पेपर होता है, हमारा हाथ लगा लो ऐसे, ये ओपन सिस्टम है, इधर से भी ओपन है, इधर से भी, तो ओपन सिस्टम है। तो इसके लिए भी हमें क्या, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। और वो गॉसियन सरफेस हम ऐसे कंसीडर करते हैं, सिलेंड्रिकल शेप का कंसीडर करते हैं, इस तरीके से। अगर हमें इस पॉइंट पे निकालना P पे, इसी तरीके से एक इस साइड करेंगे अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो। और जो ये गॉसियन सरफेस है, सेंटर से बोथ साइड कितनी डिस्टेंस है, r डिस्टेंस होगी। मतलब कि r लिखने का मतलब ये है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा सेंटर से, इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ कोई पार्ट है ना, जो सीट का पार्ट इस सिलेंडर के अंदर से जाता है, तो कुछ हिस्सा सीट का इस तरीके का होगा, सीट के अंदर से जाएगा मान लो ऐसे, तो सीट का हिस्सा इसमें आ जाएगा। जैसे हमने पहले जो वायर के लिए सिलेंड्रिकल सरफेस लिया था, ऐसे इसमें भी 3 सरफेस बनेंगे। अगर मैं इसको मानूँ S1, S2 और एक ये ऐसे रखा अब ये कर्व्ड सरफेस, अगर इस सरफेस को मान लूँ मैं S3, ये सरफेस मान ली हमने S3। तो देखिए अगर ये पॉइंट लिया, ये DS लिया, तो DS1 वेक्टर ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी। इसके लिए DS वेक्टर क्या होगा, इसके सरफेस के DS3 परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही रहेगी E। ऐसे इस साइड क्या होगा E, ये E भी होगा, और DS वेक्टर भी क्या होगा इसी डायरेक्शन में, DS3 वेक्टर ऐसे होगा इसके फेस के परपेंडिकुलर में। तो यहाँ थीटा कितना होगा 0 डिग्री, यहाँ थीटा कितना होगा 0 डिग्री, और यहाँ थीटा कितना होगा 90 डिग्री। ओके, इसको θ2, θ1 और ये θ3। अब ऐसे ही क्या होगा, हमें पता है कि टोटल फ्लक्स फॉर अ क्लोज सिस्टम क्या होता है, E ds cos ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, Q/ε0 के, Q/ε0 के। तो E को अगर मैं बाहर लूँ या फिर पूरे सिस्टम के लिए देख ले, तो अलग अलग ले तीनों सरफेस के लिए। ये अगर S1 के लिए लूँ तो E ds1 cos ऑफ θ1 प्लस S2 के लिए लूँ तो E ds2 cos ऑफ θ2 प्लस अगर S3 सरफेस के लिए लूँ E ds3 cos ऑफ θ3, और जो किसके इक्वल होगा Q/ε0 के। ओके, अब θ1 कितना है 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, cos 0 डिग्री कितना होता है 1। तो यहाँ से इंटीग्रल S1 E ds1 cos कितना है ये 0 डिग्री, तो इसका मान 1 होगा, प्लस में S2 θ2 कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान कितना हुआ 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं E ds2 प्लस में θ3 कितना है 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो इस पूरी टर्म क्या होगी 0, तो Q/ε0 0। ओके, तो यहाँ से देखिए E को अगर मैं बाहर निकाल लूँ E ds1 और E ds2,
ये ds1 और ds2 चलो अलग से लिख लेते हैं। वैसे तो अगर हम ये भी कर सकते हैं, इसको डबल कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया इक्वल है। अगर अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग करके देख लो या इकट्ठा देख लो। अगर 2 डबल कर देंगे तो भी वही आंसर आएगा, और ये अलग अलग से करेंगे तो भी। ई को अगर बाहर निकाल लूँ मैं S1 के लिए, तो ds1 क्या है, ये एरिया A मान लूँ मैं, ds1 एरिया A है, प्लस इंटीग्रेशन कर दिया तो पूरा एरिया आ गया ना, ये ds छोटा एरिया था, इंटीग्रेशन कर दिया तो पूरा एरिया आ गया, तो ये एरिया हो गया। और इसके लिए क्या होगा, ई बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ ds2 भी तो एरिया, ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, तो मैं a1 और a2 की जगह दोनों को a लिख देता हूँ, क्योंकि a1 इक्वल टू a2। अगर आपको लगाना है a1 a2 लिखो q बाई ई नोट एप्सिलॉन नोट, एज a1 इज इक्वल टू a2, तो क्या लिख सकते हैं हम, दोनों को a मान लो, तो ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। इसको हम पहले भी डबल कर सकते थे, ई ए और ई ए, ऐसे पहले भी डबल लिख सकते थे हम। तो अब देखिए ई ए प्लस ई ए, 2EA इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट आ गया हमारा, 2EA इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। और यहाँ से ई अगर मैं बोलूँ, देखो एक टर्म और आई, जो हमारा पहले था एक लीनियर लेंथ थी किसकी, वायर की, यहाँ क्या है, एक सरफेस है, यहाँ क्या है, एक सरफेस है। अगर सरफेस है तो उसके लिए तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आई थी, तो यहाँ क्या आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और जो सिग्मा होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि सरफेस के लिए ले रहे हैं ना, वो लीनियर थी लैम्डा क्यू बाई एल थी, अब हम किसके लिए ले रहे हैं, एरिया के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो 2EA जो ये Q है हमारा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा ए, क्योंकि Q की जगह ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ से अगर मैं E निकालूँ तो E क्या होगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, देखो ये वाला A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ये क्या आई हमारी, एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट क्या आई हमारी, ये आई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। अब हम देखिए, अगर ऐसे ही हम निकाल ले कि ये जो चार्ज शीट है, दो चार्ज शीट हो, तो उसके लिए क्या निकालेंगे, अगर दो चार्ज शीट है, अगर वो दोनों की दोनों पॉजिटिव है, तो उसके लिए क्या निकालेंगे, देखिए इसी का अगर आगे पार्ट करूं मैं, हमें ये तो याद रखना है कि हम बार बार तो प्लेट के लिए नहीं निकाल लेंगे, तो यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट के लिए क्या आएगी, ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। अगर ये दो सीट दे रखी है और दोनों की दोनों सीट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पैरेलल सीट है, और क्या है, इस तरीके से ऐसे ही, ऐसे यहाँ है, दोनों की दोनों सीट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव सीट्स है। अब इनके लिए पता हमें अकेले के लिए, इसके लिए क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, और इसके लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। लेकिन अगर मैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मान लूँ E1, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लूँ E2, और ये 1 प्लेट है और ये 2 प्लेट है, एक रीजन ये है A रीजन में, एक इनके बीच का रीजन है 2 B रीजन, और तीसरा क्या है, C रीजन में। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने साइन कन्वेंशन लेनी पड़ेगी, साइन कन्वेंशन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट साइड में है, राइट साइड है, राइट वर्ड है कि राइट साइड जाती दिखे तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और लेफ्ट वर्ड जाती दिखे तो उनको क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। अगर राइट साइड जाती दिखे
मतलब कि उस साइड जाती दिखेगी तो उनको क्या लेंगे, पॉजिटिव, और इस साइड आती दिखेगी तो उनको क्या लेंगे, नेगेटिव। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कैसे आएगी इनके लिए। देखिए अगर मैं फर्स्ट शीट को देखूं बस और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को देखूं, इस रीजन में कहां से कहां जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहा तो कहीं इस तरीके से जा रही होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जाती हुई दिखाई देगी, इवन पॉजिटिव से नीचे जाती हुई दिखाई देगी। और अगर इस सीट के लिए इस रीजन में, अगर फर्स्ट रीजन में इस सीट के लिए यहाँ देखूँ तो E2 कहाँ जाती मिलेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से उस साइड जाती मिलेगी। ओके, अगर मैं इस रीजन में देखूँ सीट्स 1 के लिए तो E1, क्योंकि ये पॉजिटिव है, अगर उस साइड देखूँ तो बाहर की तरफ जाती दिखेगी क्योंकि इसको नेगेटिव नहीं मिलेगा। और 2 के लिए क्या मिलेगा, E2, ये भी कहाँ दिखेगी, इस प्लेट के लिए बाहर की तरफ जाती दिखेगी। लेकिन अगर मैं बीच में देखूँ तो पॉजिटिव से कहाँ जाती दिखेगी, बाहर की तरफ नेगेटिव में। अगर इस बीच में देखूँ तो, और ये पॉजिटिव है, ये तो E1 के लिए, और इसके लिए देखूँ तो ये कहाँ जाती दिखेगी, E2 पॉजिटिव से बाहर कहीं नेगेटिव ढूंढेगी। इस रीजन में, इसी रीजन में देखेंगे, इस रीजन में इसका और इसका इफेक्ट, इस बीच वाले रीजन में दोनों का इफेक्ट, और इस रीजन में दोनों का इफेक्ट। अब देखिए ये दोनों की दोनों किस साइड जाती दिखाई दे रही है हमें, लेफ्ट साइड, तो इनको नेगेटिव लेंगे। ये दोनों किस साइड दिखाई देती है, राइट साइड, तो दोनों को पॉजिटिव लेंगे। अब ये क्या है, ये E1 किस साइड है, राइट साइड है तो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव लेंगे। प्लेट सेम है तो दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे लिए बचेगी सिर्फ ये 2 रीजन। देखो फर्स्ट रीजन के लिए, रीजन 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -E1 और -E2 होगी। लेकिन प्लेट के लिए क्या है हमारी, -σ/2 एप्सिलॉन नॉट जो हमने अभी निकाल ली थी, और माइनस में E2 के लिए σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये रीजन ए के लिए है, ए रीजन के लिए, ठीक है। माइनस क्यों ली हमने, क्योंकि दोनों की दोनों की साइड है, लेफ्ट वर्ड है, लेफ्ट की साइड दिखाई दे रही है, तो E1 भी माइनस लेंगे, E2 भी माइनस लेंगे। और वैल्यू क्या होती है E की, क्योंकि प्लेट के लिए हम निकाल चुके हैं, बार बार वही फार्मूला लगाए तो वही आएगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अब माइनस अगर बाहर लूँ तो ये क्या होगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ जाएगी, माइनस आ गया तो 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो σ/एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर रीजन ए। अगर मैं रीजन बी के लिए बोलूँ तो क्या होगा, देखो बी रीजन के लिए E1 क्या है, राइट वर्ड, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव। E2 क्या है, लेफ्ट वर्ड, तो ये क्या होगी, नेगेटिव। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, सेम प्लेट्स के लिए तो है, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है, तो दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ऐसे ही क्या आ जाएगी, रीजन 2 के बी के लिए 0। रीजन सी के लिए क्या होगा, E1 राइट वर्ड है तो E1 पॉजिटिव आएगी, E2 राइट वर्ड है तो E2 भी पॉजिटिव आएगी। लेकिन क्या होती है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट हमने निकाली है प्लेट के लिए, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को जोड़ देंगे तो 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट, σ/एप्सिलॉन नॉट हमारी क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। ये आ गया हमारा 2 प्लेट्स के लिए, जब क्या है ये पॉजिटिव और दोनों की दोनों पॉजिटिव है। अगर एक प्लेट पॉजिटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव है, अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है तो बस इनके लिए मैं डायग्राम बता देता हूं आपको, सेम वही लगेगा। अगर दोनों की दोनों प्लेट क्या है, नेगेटिव है, इस तरीके से नेगेटिवली चार्ज है, ये मैं यूनिफॉर्मली नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके लिए यहाँ इस रीजन में मान लो ये 1 है और ये 2 है तो ये E1 होगी, इसके लिए भी नेगेटिव की तरफ जाती दिखेगी, ऐसे E2। अब यहाँ क्या होगा, 1 के लिए इसकी तरफ आती दिखाई देगी क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव आती है, तो E1, और जो 2 के लिए आएगी वो E2 कहाँ जाती दिखाई देगी, क्योंकि नेगेटिव की तरफ जाती दिखाई देगी। और यहाँ क्या होगा, इसकी तरफ आती दिखाई देगी, और E2 भी
इसी की तरफ आती दिखाई देगी। ठीक है, तो इनको हम साइन कन्वेंशन ले लेंगे, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव लेंगे और राइट वर्ड को पॉजिटिव ले लेंगे। ये आ गया दोनों के दोनों अगर नेगेटिव है। अगर हमारी जो सीट्स है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सीट क्या है, एक तो पॉजिटिव है और एक सीट क्या है, नेगेटिव दे दी है, तो इनके लिए क्या होगा, देखो जो ये वाला रीजन होगा पॉजिटिव से आउटवर्ड जाती दिखाई देगी, अगर ये 1 है तो E1 और ये 2 है तो नेगेटिव के लिए क्या होगी, टूवर्ड्स नेगेटिव, तो E2 इस साइड आएगी। अब पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड दिखाई देगी E1 और नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स नेगेटिव आती दिखाई देगी तो E2। अब इस रीजन में जो ये वाले रीजन में टूवर्ड्स नेगेटिव आती दिखाई देगी E2 के लिए और E1 के लिए बाहर जाती दिखाई देगी। तो देखो ये अनलाइक साइड है, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगी और यहाँ भी 0 हो जाएगी और इसके लिए हम ऐड कर देंगे वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आ जाएगी, क्योंकि 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होगी वही आ जाएगी। ये नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए होगी। अब हमारा एप्लीकेशन बचा है एक फॉर स्फीयर, वो देख लेते हैं कैसे आएगा। फोर्थ एप्लीकेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्फीयर। स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। स्फीयर में भी क्या करेंगे हम, एक आउटसाइड ऑन द सरफेस और एक कहाँ देखेंगे, इनसाइड द सरफेस। देखिए सबसे पहले हम एक स्फीयर ले लेते हैं, ये स्फीयर है। अगर मैं आउटसाइड एक पॉइंट P लूँ तो इसके लिए P पॉइंट क्या होगा, एक ओपन सिस्टम है। अगर ये ओपन सिस्टम है तो इसके लिए हमें एक क्लोज सिस्टम बनाना पड़ेगा, तो हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं ताकि ये सिस्टम क्या बन जाए, एक क्लोज सिस्टम बन जाए। गॉसियन सरफेस ले लिया हमने स्फेरिकल फॉर्म का। देखिए स्फीयर था जो उसकी रेडियस थी हमारी r, स्मॉल r, और इसी सेंटर से जिस पॉइंट पे रेडियस होगी वो भी स्फीयर है, तो वो हम ले लेते हैं कैपिटल R, उसको ले लेते हैं कैपिटल R, जहाँ क्या होगा, कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। ये हमने देखना है। एक आउटसाइड द सरफेस देखना हमें। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, आउटसाइड द सरफेस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। जो पॉइंट ये है इस पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देख रहे हैं। ये पॉइंट क्या है, ओपन सिस्टम है, दैट्स वाई हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, स्फेरिकल टाइप का लिया, ताकि हर एक सेंटर से हर एक पॉइंट पे इसकी डिस्टेंस कितनी हो, कैपिटल R हो, और हम क्लोज्ड बन जाए और इस पे हम क्या लगा सकें, गॉस थ्योरम लगा सकें। अब इस पॉइंट पे हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। तो इस पॉइंट के ऊपर हम क्या मान लेते हैं, ds वेक्टर मान लेते हैं, ds एरिया मान लिया, तो इस ds एरिया के परपेंडिकुलर क्या होगा, ds वेक्टर होगा। इस ये जो छोटा सा एरिया है इस एरिया का ds वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा। स्फीयर क्या होता है, स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फील्ड लाइंस होती है हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होती है, तो इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इस पॉइंट के लिए, तो ये क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इसके लिए क्या होगा, थीटा क्या होगा, क्योंकि एक ही लाइन में है तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। सरफेस क्या होगा, देखो बाकियों में कितने कितने सरफेस आए थे, 2-3 सरफेस आए तो इसमें तो एक ही सरफेस है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, एक ही सरफेस है। तो यहाँ देखिए एज वी नो फॉर ए क्लोज सिस्टम EDS वो किसके इक्वल होता है, Q बाई एप्सिलॉन नोट के, Q बाई एप्सिलॉन नोट के इक्वल होता है। तो यहाँ देखिए इसको अगर मैं खोलूँ तो EDS कोस ऑफ थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा लगा, तो Q बाई एप्सिलॉन नोट। तो इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सिस्टम EDS कोस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, तो Q बाई एप्सिलॉन नोट।
जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 डिग्री 1 होता है, तो ई डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया हमारा। तो यहाँ से देखिए ई को अगर मैं बाहर ले लूँ, इंटीग्रेशन बचा डी एस का इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं स्फीयर का एरिया बोलूँ वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया क्या होगा, डी एस ये छोटा सा एरिया, पूरा एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको पूरा एरिया क्या बन गया 4 पाई आर, कौन सा लेना हमें, जहाँ जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, तो इसलिए कौन सा आएगा कैपिटल आर, कौन सा आएगा कैपिटल आर। तो ये किसके इक्वल होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए यहाँ से ई अगर मैं निकालूँ तो वो क्या होगी क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, जहाँ आर क्या है रेडियस फॉर अ पॉइंट जहाँ हमें आउटसाइड द स्फीयर हमने चेक करना। तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर। अगर मैं देखूँ ऑन द स्फीयर देखूँ तो ऑन द स्फीयर मतलब कि जो पॉइंट आया हमारा स्फीयर के सरफेस के ऊपर आया होगा, तो ये आर है जो हमारी कैपिटल आर, वो कितनी हो गई होगी, जो कैपिटल आर है वो किस में चेंज हो गई होगी स्मॉल आर में, क्योंकि ऑन द स्फीयर कैपिटल आर कितनी है स्मॉल आर के इक्वल। तो ई कितना आएगा अगर हम देखें तो क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आर को किस में चेंज कर दिया होगा स्मॉल आर में। तो अब देखिए E इज इक्वल टू क्यू, जो हमारा Q है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि एक सरफेस है ना पूरा एरिया है, तो इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं क्यू की जगह सिग्मा इंटू ए अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये एरिया और ये एरिया इक्वल ही होगा, क्योंकि सिग्मा एक एरिया किसका है ये स्फीयर का, और कहाँ पॉइंट देख रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं, तो ये क्या होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई क्या होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जो ये आर है कैपिटल आर क्या होगा बड़ा होगा, और जो स्मॉल आर है ये छोटा था, और यहाँ किससे हो रहा है एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड, और ये किससे डिवाइड हो रहा है 4 पाई आर स्क्वायर से। तो ये कहाँ होगी इंटेंसिटी, बाहर जितना दूर जाते जाएंगे आर बढ़ती जाएगी, तो ये क्या होगा कम होती जाएगी, और जितना हम नजदीक आते जाएंगे मान लो सरफेस तक आए तो ये, और ये वैल्यू क्या होगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, ये आ गई हमारी सरफेस तक। अब देखिए इसको रफ कर देता हूँ, सरफेस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इसके अंदर कहीं पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है इसके अंदर, लेट अस से दिस इज पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी होगी बताइए, आपने सोचो कितनी हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो स्फीयर 0 होती है, कितनी होती है 0। होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 0, इनसाइड होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, क्योंकि उसके अंदर होलो स्फीयर के अंदर ये पास ही नहीं कर सकती, अगर इसने पास कर दिया तो क्या बना देगी एक क्लोज सिस्टम बना देगी, जो इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देता है वायलेट कर देता है। तो इनसाइड स्फीयर क्या होगी 0, मैक्सिमम एट आर, और फिर आर के साथ जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा तो ये कम होती जाएगी, जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा कम होती जाएगी। तो अगर मैं ग्राफ में इसको प्लॉट करना चाहूँ, यहाँ आर की वैल्यू है और यहाँ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब आर है हमारा ये कैपिटल आर वो किसके इक्वल है स्मॉल आर के इक्वल है, यहाँ तक अगर यहाँ 0 है, 0 से इस 0 आर से और इस ये स्मॉल आर तक ये क्या रहेगी 0 रहेगी,
तो यहाँ तक तो कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, लेकिन यहाँ इसकी कुछ वैल्यू होगी, और जो वो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ वो वैल्यू मैक्सिमम होगी। फिर ये क्या करेगा, आर के साथ पैराबोलिक बनाएगी, कम होती जाएगी। इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। ओके, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। उसको हमने थोरली पूरा सिलेबस हमने कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दूसरा चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।